हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र वो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है वो पार्ट 2 जो है उपभोक्ताओं के व्यवहार का सिद्धांत, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और एक बात, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अवेलेबल करवाई गई हम लोगों द्वारा। ठीक है, ट्विटर अकाउंट की लिंक है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट की लिंक है, इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है। आप जाकर वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। सभी जगह आप लोग हम लोगों द्वारा जितने भी क्लासें बनाई जाती उन सब की डेली अपडेट वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता देखिए कि बजट सेट से आशय है, बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है, ठीक है, जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। मतलब वो दो वस्तु है जिनमें से किसी एक बंडल को उपभोक्ता अपनी आय, मतलब उसकी जो आय होती है, मतलब महीने की इनकम जो होती है, सैलरी जो होती है, उससे वो खरीद सकता है। उसको बोलते हैं उपभोक्ता का बजट, उसको बोलते हैं हम लोग, या बजट सेट उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, बजट रेखा क्या है। तो बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ताओं की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। मतलब बजट रेखा वह है जिस पर एक उपभोक्ता की जितनी भी आय है, मान लो मेरी आय 10,000 महीने की है, तो 10,000 मेरी पूरी खर्चा हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट रेखा, उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का, कि बजट रेखा की प्रवणता ढलान नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है क्योंकि बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक बंडल, ऐसे बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ताओं की पूरी आय व्यय हो जाती है। मतलब इस पर उपभोक्ता, मतलब किसी एक व्यक्ति की आय पूरी खर्चा हो जाती है, उसको दर्शाता है। ऐसे में यदि उपभोक्ता वस्तु एक की इकाई एक अधिक लेना चाहता है, मतलब उसकी जो आवश्यकताओं की इकाई है उससे वो एक इकाई अधिक लेना चाहता है, तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ दे। मतलब जो उसने पहले जो वस्तु ली थी ना, उसमें से कुछ वस्तु की मात्रा में वो कमी कर दे, या किसी कुछ वस्तु को वो त्याग दे, मतलब छोड़ दे, तभी वो किसी एक अतिरिक्त इकाई को वो ले सकता है ना। वस्तु एक की मात्रा कम किए बिना वह दूसरी वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ा सकता है। सही बात है भैया, सीधी सी बात है। मुझे मान लो तेल 2 किलो चाहिए, ठीक है, और मैंने शक्कर जो थी वो भैया मान लो 6 किलो ले ली थी। तो मैंने क्या किया कि 6 किलो शक्कर में से 1 किलो क्वांटिटी कम कर दी, मतलब 5 किलो शक्कर ले ली, और मैं तेल को 2 किलो ले लिया। अगर मैं शक्कर को 6 किलो क्वांटिटी से कम नहीं करता तो मैं 2 किलो तेल नहीं ले पाता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो किसी एक की मात्रा में कमी करने पर ही हम दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसको बुक कर सकते हैं। वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उसे वस्तु 2 की कितनी इकाई छोड़नी होगी, यह 2 वस्तु की कीमत पर निर्धारित करेगा। सही बात है भैया, कितनी इकाई उसको छोड़नी पड़ेगी दूसरी वस्तु लेने के लिए, वह वस्तु की कीमत पर निर्धारित करेगा। सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग, हमारा थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, डायग्राम वगैरह वाले सारे क्वेश्चन दिए। ठीक है, इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जाके देख सकते हैं। अब एक दिष्ट अधिगम से आप क्या समझते हैं। एक दिष्ट अधिमान का अर्थ है कि उपभोक्ता एक वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को सदा अधिक पसंद करता है। सीधी सी बात है भैया, हम लोग मान 2 वस्तु है, तो किसी एक वस्तु को हम लोग भैया अधिक पसंद करते हैं, किसी एक वस्तु को हम लोग कम पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि अनादिमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। मतलब जो वस्तु को कम पसंद करते हैं वो नीचे की ओर होगा, जिसको पसंद करते हैं वो ऊपर की ओर होगा। यदि उपभोक्ता के एक दिष्ट अधिमान है तो वह संयोजन 4-5 से अधिक संयोजन 5-5 या 4-6 की करेगा। सही बात है भैया। देखिए मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद है उसको मैं 5 नंबर दूंगा, और जिसको कम है उसको 4 दूंगा। या मान लीजिए दोनों के समान है तो उसको 5-5 दूंगा। या मान लीजिए कोई वस्तु भी अगर ज़्यादा ही पसंद है तो 4-6 में उसको दे सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक उपभोक्ताओं के अधिमान एक दिष्ट हो तो
क्या वह बंडल 10-8 और बंडल 8-6 के बीच तटस्थ हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु, हमको ऐसी दो वस्तु है, ठीक है, जो हमको अधिक पसंद हो, तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट है तो वह बंडल 8-10 को 8-6 से अधिक प्राथमिकता देगा। सही बात है, क्योंकि हम लोग कोई एक चीज़ अधिक मात्रा में पसंद है तो हम लोग किसी एक चीज़ को अधिक प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे, देंगे, सीधी सी बात है ना। ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले आते हैं और ये सारे क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपका मित्र बंडल 5 और 6 तथा 6 और 6 के बीच तटस्थ है। क्या आपके मित्र के अधिमान एक दिष्ट है। नहीं, यदि उसके अधिमान एक दिष्ट हो तो वह 6-6 को 5-6 से अधिक प्राथमिकता देगा। अगर एक दिष्ट अधिमान होगा तो वो किसी एक को अधिक प्राथमिकता देगा, ठीक है, और एक दिष्ट अधिमान नहीं तो दोनों को प्राथमिकता देगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, ठीक है, पॉइंट टेबल हम लोग के सामने दी हुई है, ठीक है। ये जो है उसने क्वेश्चन दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को टेबल बना के दिया, आप लोग समझना, इजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं, जिन वस्तु का आय के साथ धनात्मक संबंध हो, अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती हो तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग कम होती हो, वस्तु की मांग बढ़ती हो तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग कम होती हो वह सामान्य वस्तु कहलाती है। सीधी सी बात है भैया, हमारी आय बढ़ेगी तो हम अधिक मात्रा में खरीदेंगे, हमारी आय कम होगी तो हम उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य वस्तु। मतलब जो हमारे दिन प्रतिदिन की क्रिया में बिल्कुल अनिवार्य रूप से उपयोग में आती है उसको हम लोग सामान्य वस्तु कहेंगे। भैया मान लीजिए मेरी आय जो थी 10,000 महीने की थी, तो उसमें भैया मैं मान लीजिए 15 लीटर तेल का एक भैया जो था पूरा डिब्बा लेता हूँ, ठीक है, परंतु मेरी आय मान लो 5,000 हुई है तो मैं उस 15 लीटर तेल की क्वांटिटी कम करके 7 लीटर ही लूँगा ना, ठीक है, 7.5 लीटर लूँगा। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी जो आय है वो कम घट रही है बढ़ रही है, उसके अनुसार हम वस्तु की क्वांटिटी को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि निम्न स्तरीय वस्तु या गिफिन वस्तु परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। तो ऐसी वस्तु जिनका आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम होती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है वह निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। कोई भी वस्तु निम्न स्तरीय है या सामान्य, यह उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, कौन सी वस्तु हमको अनिवार्य है और कौन सी वस्तु हम लोग अनिवार्य नहीं है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, सीधी सी बात है, ऋणात्मक संबंध कैसे होता है निम्न स्तरीय वस्तु में। सुनो, देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि यार जब हम लोगों की आवश्यकता अनिवार्य होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जो हमारे लिए अनिवार्य है, परंतु जब हमारी जो आवश्यकता अनिवार्य नहीं होती है उसमें हम उस वस्तु को भी खरीद लेते हैं जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। भैया मेरी तबीयत खराब है, अब मेरे को दवाई गोलियों की बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल अनिवार्य रूप से मुझे चाहिए ही सही, तो उस समय मैं क्या है बिल्कुल दवाई गोलियों पर ध्यान दूंगा। परंतु जब मैं बिल्कुल सही बिल्कुल अच्छा स्वस्थ हूँ तब मैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करूँगा ना, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है हम लोगों का कि स्थानापन्न वस्तु को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जिनको दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हो, मतलब पूरक हो, इसको कि एक के बजाय दूसरे का उपयोग कर लें, दूसरे के बजाय पहले का उपयोग कर लें। वे वस्तुएं जो एक मानव इच्छा की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में आ सकती है वे प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण, चाय की जगह कॉफ़ी का उपयोग करना, ठीक है, नोकिया के फ़ोन की जगह सैमसंग के मोबाइल का उपयोग करना, वोडाफोन के सिम की जगह एयरटेल की सिम का कनेक्शन, ठीक है, ये सब क्या होती है प्रतिस्थापन वस्तुओं में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिए कि पूरकों को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुओं को उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के पूरक है। वे वस्तुएं जो किसी मानव इच्छा की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग होती है, मतलब एक के स्थान पर दूसरी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं हमारी इच्छा के अनुसार, उसको हम लोग पूरक वस्तु कहलाती है। उदाहरण, कार और पेट्रोल। भैया कार अगर है तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन और सिम, भैया मोबाइल फ़ोन बिना सिम के चलेगा नहीं। बिजली और देखिए क्या बोल रहा है, तार, ठीक है, बिजली या बिजली चलने वाले उपकरण। भैया बिजली चलने वाले उपकरण तभी चलेंगे जब बिजली होगी, अन्यथा वो चल पाएंगे क्या, नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मांग की कीमत लॉज को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की जाने वाली वस्तु मात्रा की संख्यात्मक माप को मांग की कीमत लॉज कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन हुआ तो उसकी मांग घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांग की कीमत लॉज कहते हैं। अन्य शब्दों में मांग की कीमत लॉज वस्तु की मात्रा की गई मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत के प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। वस्तु की कीमत परिवर्तित होगी तो उसमें कितने प्रतिशत बदलाव आएगा, लोग कितने अधिक मात्रा में उसको खरीदेंगे, कितनी कम मात्रा में उसको खरीदेंगे, तो जो प्रतिशत है, ठीक है, वो हमारे सामने आया अनुपात, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांग की कीमत लॉज उसको हम लोग
कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट 2 यार कितनी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन जो है ना 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है कि मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत माइनस 0.2 है। यदि वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होती है तो उस वस्तु पर होने वाली व्यय किस प्रकार प्रभावित होगी। सुनिएगा, मांग की कीमत इकाई से कम है, सही बात है, -0.2 है। ठीक है, अतः कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वह इकाई से कम है। ठीक है, अब इकाई से कम होगी तो उसमें व्यय इकाई तक की मात्रा बढ़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन का 26 नंबर का, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 4% की गिरावट होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु पर होने वाले व्यय में 2% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, आय मांग की लोच के बारे में क्या कहेंगे। वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। सही बात है भैया, कितने अच्छी बात बोल रहा है, क्या है कि वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग की कीमत लोच में अधिक होगी या वृद्धि होगी, परंतु वास्तविक मान क्या होगा यह कुल व्यय विधि द्वारा ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक मान क्या होगी ये हम लोग कुल व्यय विधि द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को सभी से निवेदन है मेरा कि आप लोग सब क्लास तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए आगे कैसे ज़्यादा बड़ा सोचूंगा। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं काफ़ी बड़ा जो है एक प्लेटफॉर्म आप लोगों का तैयार करूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।